नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। मित्रों, आज का विषय जो है वो हमारे इस जो धर्म मीमांसा चैनल के संयोजक हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, अध्येता भी हैं, जयराज, उनकी जिज्ञासा से शुरू हो रहा है। उन्होंने साइंस, जो यूरोपियन साइंस है, उसके विषय में और भारत में जो उसके स्थान पर विज्ञान शब्द चला है उसकी उपयुक्तता के विषय में, अथवा भारत में विज्ञान का जो भी अर्थ है उसके विषय में जानना चाहा। तो इसलिए हम लोग आज बात को प्रारंभ करते हैं। जयराज प्रश्न करेंगे और मैं उनके उत्तर दूंगा। हाँ जयराज, बोलो। जी, आदरणीय पंकज जी को नमस्कार। सभी धर्म मीमांसा के हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैं अपनी बात इस पॉइंट से शुरू करूंगा कि जब भी हम किसी विषय की बात करते हैं या किसी भी अन्य, चाहे हम स्कूल में पढ़े गए विषय की बात करें या कॉलेजों में जो हमें पढ़ाए जाते हैं उनकी विषय की बात करें, या इनके इतर भी कुछ और दूसरे अन्य जो विषय हम स्वयं खुद से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये कि हम इस विषय को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक बार साइंस या विज्ञान के इतर भी अगर दूसरी बात करूं तो भी उसमें हमारा शायद यही सबसे पहले जिज्ञासावश एक प्रश्न आता है। अब उसमें कई बार हम देखते हैं कि ज्यादातर के उत्तर हमें इस रूप में मिल जाते हैं कि क्योंकि हमें एक जीविका उपार्जन का एक साधन बनाना है, तो हमें इस विषय से शायद उस तरह कुछ मदद मिले, तो ज्यादातर विषय इसी के लिए पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा-सा ऊपर उठ के थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ साइंस के बारे में, कि फिर साइंस का गोल क्या है? ये प्रश्न है सबसे पहले तो, लेकिन उस प्रश्न को भी थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ तो ये चीज़ कुछ ऐसे आती है कि जब भी किसी से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमें साइंस क्यों पढ़ाया जा रहा है या हम क्यों साइंस को सीख रहे हैं, तो एक तो सुपरफिशियल लेवल पर एक उत्तर आता है कि क्योंकि साइंस में कई सारी अच्छी स्ट्रीम्स हैं, तो आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये तो बहुत ही एक हमारे दैनिक जो जीवन है उस पर से ये प्रश्न का उत्तर बहुत सही लगता है। लेकिन इससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो फिर पूछें कि अगर ये सब कुछ नहीं होता, कैरियर्स नहीं होते, तो फिर साइंस क्यों डिस्कवर की गई या फिर साइंस क्यों सीखा जा रहा है, डिस्कवर क्यों किया जा रहा है? तो जिज्ञासा को लेके उत्तर दे दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य में जिज्ञासा है, हम लोग बहुत क्यूरियस हैं, तो हम चीज़ों को जानना चाहते हैं और प्रकृति के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए साइंस उसका एक माध्यम है। ये उत्तर हमें दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब उसके गोल की बात करते हैं तो फिर उत्तर जो मिलता है, मुझे जो मेजॉरिटी टाइम्स उत्तर मिला है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को यही उत्तर मिला होगा। ये उत्तर बहुत समय पर मुझे थोड़ा-सा खोखला भी लगा। वो उत्तर क्या था? आप देखिए कि विज्ञान का जो एक प्रोग्रेशन है, यानी कि शुरुआत ऐसे होती है कि हम लोग प्रकृति में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करके एक दृष्टा बनकर किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ से फिर हम सीखने का प्रयास करते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमने प्रकृति में चीज़ों को देखा, वहाँ से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एक चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा से डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसकी वर्किंग वो सब कुछ, सिर्फ़ मैं ये नाम यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। जैसे कि आज की हमारी जितनी भी मोटर सिस्टम है वो सब इसी से बना हुआ है। तो ये हमने प्रकृति से ही देखकर सीखा, ऑब्जर्वेशन किया और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने समझ लिया कि ऐसे-ऐसे कुछ प्रकृति में चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। और फिर उससे हमने मोटर बनाई, मोटर से हमने पंखे बनाए, कूलर बनाए और भी कई सारी चीज़ें बनाई। तो चीज़ों को इस प्रकार से रख दिया गया हमारे सामने कि साइंस का गोल ही ये है। सबसे पहले आप प्रकृति में ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन के साथ थ्योरेटिकल उसका प्रेजेंटेशन कीजिए, एक थ्योरी बनाइए और थ्योरी के बेसिस पर फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा जो कि इंजीनियर्स बनाएंगे, इंजीनियरों का काम होगा। तो अल्टीमेटली एक ये बना दिया गया कि साइंस का जो एक अल्टीमेट गोल है, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा साइंस का, किसी भी थ्योरी का, वो आपको इंजीनियर निकाल के देगा, एक आपको मैकेनिकल कोई भी डिवाइस बना के देगा। और आप देखिए कि जितनी भी थ्योरीज बनाई गई या फिर खोजी गई खोजकर्ताओं द्वारा, उन थ्योरी का फाइनल प्रोडक्ट किसी ना किसी एक मैकेनिकल एप्लीकेंस के रूप में हमारे सामने आया।
और इसी को साइंस का गोल भी बता दिया जाता है। हालाँकि ये जब भी उत्तर मिलता है मुझे बहुत खोखला लगता है, क्योंकि हम सोचते जाएँ तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतनी सारी थ्योरीज़ हम लोग बना सकते हैं, सीख सकते हैं इसको डिस्कवर करेंगे तो, और क्या उस सब कुछ का सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट एक मटेरियल, एक मैकेनिकल मशीन के रूप में आएगा। और उसको भी फिर थोड़ा-सा और डिस्क्राइब करते हुए लोग कह देते हैं कि हमारे जीवन को आसान बनाने के ये साधन बनते हैं। तो साइंस असल में हमारे जीवन को आसान कर रहा है, मैकेनिकल डिवाइसेस हमारे सामने प्रेजेंट करके। तो इस सब को अगर मैं समराइज करूं तो लोग कह देते हैं कि साइंस का एक ही गोल है, मनुष्य जीवन को आसान बनाना। वो और उसका जो रास्ता है वो थ्रू है थ्योरी और उसके बाद एक मैकेनिकल डिवाइस के रूप में। ये तो वो उत्तर देते हैं। लेकिन इसके इतर जब मैं और थोड़ा-सा अध्ययन करता हूँ खुद से और कई सारी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने एक बुक पढ़ी एल्बर्ट आइंस्टीन की। हालाँकि एल्बर्ट आइंस्टीन को मैंने बहुत पढ़ा है। उसमें एक कोट उनका है, जब उनसे पूछा गया कि गोल ऑफ साइंटिफिक परस्यूट क्या होना चाहिए? तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि द गोल ऑफ साइंटिफिक परस्यूट शुड नॉट मेयरली बी टू मेक यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब कि साइंटिफिक परस्यूट का गोल सिर्फ हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट का यूज़ करना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं, इट शुड बी टू अंडरस्टैंड द नेचर फंडामेंटली नो मैटर व्हाट यूज इट माइट बी। मतलब उनका कहना है कि फिर गोल साइंटिफिक परस्यूट का गोल होना चाहिए हमारे आसपास के नेचर को, प्रकृति को समझने में। और इसका भी फिर वो उत्तर थोड़ा सा हालांकि आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने बोला कि इसका आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसका यूज क्या होगा आगे जाके, यानी कि उन्हें भी यूज नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना समझ आया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को कि नेचर को समझना ही साइंटिफिक परस्यूट का गोल होना चाहिए। तो इसी से फिर मेरा अगला प्रश्न भी निकलता है कि क्यों ही जाने कोई व्यक्ति नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। एक तो वो हो गया कि साइंस का गोल क्या है, लेकिन यहाँ से एक उत्तर हमें मिला जो कि थोड़ा-सा मेरे को कन्विंसिंग लगा और एक अच्छा लगा दूसरे वाले उत्तर से, कि हाँ, ये एक गोल हो सकता है कि सिर्फ जानना, प्रकृति को जानना कि ये कैसे काम कर रही है, ये साइंस का गोल हो सकता है अल्टीमेट। लेकिन क्यों? ये भी प्रश्न आता है कि हम क्यों ही जानें? क्या आवश्यकता है? तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर थोड़ी-सी साइकोलॉजी पढ़, क्योंकि मैं बायोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ी-सी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने पर साइकोलॉजिकल बेसिस पर मेरे को इसका उत्तर थोड़ा-सा मिला कि क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, हम जिज्ञासु हैं, तो ये हमें एक डोपामाइन हिट देती है। जब भी हम नई चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं, तो वो एक जो आर्टिस्ट है उसको एक किक मिलता है और हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे कि हमें फील गुड वाली एक्सपीरियंस होता है। तो सिर्फ़ इसी के लिए कि हमें अच्छा लगे, शायद ये पूरा ऐसे समराइज़ हो जाता है। लेकिन मैं असल में आपसे जानना चाह रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से उत्तर दे पाएँगे, कि सबसे पहले तो विज्ञान या साइंस कहें, विज्ञान नहीं, साइंस का गोल क्या है? एक जो फाइनल प्रोडक्ट जैसा कि मैकेनिकल जो आ रहा था, उसके इतर, तो उसका गोल क्या है? और यदि उसका गोल ये है कि सिर्फ़ प्रकृति को जानना ही उसका गोल है, तो हम प्रकृति को क्यों जानें? जी। नहीं, साइंस का गोल क्या है ये तो बाद में एक प्रकार से निर्धारित हुआ है। जैसे सभी परिभाषाएं होती हैं, बाद में बनाई जाती हैं, प्रक्रिया पहले शुरू होती है। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये जो साइंस है ये कैसे डेवलप हुई और कहाँ डेवलप हुई, है ना? तो अभी तक जो यूरोप में पढ़ाया जाता है वो ग्रीक सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ भी कोई साइंस की बात होती थी, लेकिन वहाँ कोई साइंस की खोज हुई थी ये कोई नहीं बताता, सिवाय कुछ गणित के विषय में। तो ये जो यूरोप के लोग जब दुनिया भर में फैले और वहाँ बड़ी-बड़ी सभ्यताओं के, भारत विशेषकर, और फिर वो तो चीन का भी कहते हैं, लेकिन चीन की सभ्यता का कोई खास ज्ञान तो अभी तक सामने आया नहीं है। भारत और दूसरे देशों से जब उनको देखने को मिला कि यहाँ तो बहुत ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है, ऐश्वर्य भी है, अर्थात इनका जीवन इससे ऐश्वर्य संपन्न है, शानदार है और बहुत सुंदर है, आनंदमय है ना? यानी इनको ज्ञान भी है, ज्ञान का अर्थ है चेतना का लाभ, चेतना का विस्तार होता है ना? और आनंद भी है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सच्चित और आनंद, यानी एक तो सत्ता है, अर्थात यहाँ पर एक बहुत विकसित समाज है जो सब प्रकार से ऐश्वर्यशाली है, फिर उसको जानना, चेतना, और फिर चारों तरफ आनंद फैला हुआ, तो उनको लगा कि हम भी इसका कोई एक अंश इस चेतना का और इस ज्ञान का प्राप्त करें। लेकिन जैसा उनकी आदत थी, चर्च का प्रभुत्व था कि सब चीज को ये बताओ कि बस जीसस महान है और जीसस के हम अनुयायी महान हैं, तो उसी में किसी तरह उसको एकोमोडेट करो।
तो वो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं हमने तो कहीं से भी सीखा हो, लेकिन असल में हम ही डेवलप कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो जो आपकी मूल बात है कि साइंस का गोल क्या है, तो साइंस का गोल तो प्रारंभ से एक ही है, जो उनके आसपास की, जैसे आसपास के जगत के बारे में जब जाना, भारत को जाना, अन्य संसार को जाना, तभी वहां साइंस डेवलप हुई है। 15वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले तो कोई साइंस देखने को ही नहीं मिलती यूरोप में, जिसे आजकल साइंस कहते हैं, शब्द भले हो। और ज्यादातर साइंस तो पिछले 200 वर्षों में डेवलप हुई है, फिर वो जानबूझ के थोड़ा उसको पीछे खींच देते हैं, लेकिन जितनी शाखाएं आ गई हैं उसकी, वो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो कोई शाखा नहीं थी, मोटे तौर से साइंस साइंस बात होती थी। तो इसका मतलब कि साइंस जो है वो ज्ञान के विस्तार की लालसा से, और उस ज्ञान के मूल में प्रयोजन अलग अलग होते हैं। तो ज्ञान का जो प्रयोजन है वो साइंस से नहीं तय होता है ना, ये अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जैसे ज्ञान का प्रयोजन किसी समाज में हो सकता है कि हम बहुत ही आपस में मिलजुल के रहें, तो दूसरे समाज में उसी ज्ञान का प्रयोजन होगा कि हम लाभ उठा लें और दूसरे को दबा दें, है ना, अकेले हम ही लाभ उठा लें। तो अब इसके भीतर वो जो ईर्ष्या द्वेष आया, वैर भाव आया, ये साइंस ने तो नहीं दिया। इसका अर्थ है कि साइंस का वास्तविक गोल व्यावहारिक जीवन में साइंस नहीं तय करती, आज तक नहीं तय करती रही है। साइंस का गोल क्या है ये साइंस ने तय किया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो संसार में वैज्ञानिकों की सर्वोपरिता होती और वैज्ञानिक तय करते कि समाज किधर जाए, राष्ट्र कैसा हो, राजनीति कैसा हो। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, अब तो बहुत ज्यादा विज्ञान का विकास, साइंस का, अभी वैज्ञानिक भी काम चलाऊ तौर से कहते हैं चलो अपन, तो साइंटिस्ट या बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अद्भुत वैज्ञानिक हैं। सोचो ना, परमाणु का भी पता लगा लिया, अंतरिक्ष का भी पता लगा लिया, ग्रहों उपग्रहों का पता चला कर लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना कर ली, नए नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं, फिर न्यू फिजिक्स आई, थर्मोडायनामिक्स वगैरह आया, मैक्स प्लैंक का, सारा ही आया। इनमें से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसके अनुसार तो संसार में कोई राजनीति आज तक नहीं बनी, और संसार का कोई समाज उसके अनुसार नहीं चल रहा है। इसका अर्थ है कि साइंस का लक्ष्य क्या है ये अब तक साइंस नहीं तय करती रही, और साइंटिस्ट भी नहीं तय करते रहे हैं। एक ये खास बात है ना, अगर साइंस का लक्ष्य साइंटिस्ट तय करते तो साइंस से जो प्राप्त ज्ञान है उसका प्रयोग साइंटिस्ट कर रहे होते, लेकिन सारा ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका प्रयोग या तो राजनेता करते हैं, शासक, या व्यापारी, या और कोई मैनेजर्स, प्रबंधक, है ना। स्वयं साइंटिस्ट को तो ना भारत किसी देश में इसलिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जाता कि वो साइंटिस्ट है, केवल साइंटिस्ट है इसके लिए नहीं बनाया जाता। ना उनसे मार्गदर्शन लिया जाता। तो एक तो साइंस का गोल क्या है ये नॉन साइंटिस्ट लोग तय करते हैं। मोटे तौर पे यूरोप में पहले चर्च तय करता था, अब पॉलिटिक्स तय करती है। भारत पर बाद में आएंगे, लेकिन अभी मूल रूप में जो, फिर भी ये तो देख लेंगे विस्तार से, ये पोजीशन है। लेकिन वैसे साइंस का लक्ष्य स्वयं साइंटिस्ट जो मानते हैं वो यही है कि चारों तरफ का जो जगत है उसके तथ्य को जाने। तो ये मनुष्य के भीतर क्यों जाने, ये तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये आप मनुष्य क्यों है फिर यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग जो बुद्धि मिली है, उस बुद्धि में जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो कुछ जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। वो जानना चाहता है ये क्या है, वो क्या है, वो जानवर कैसे हैं, वो जानवर का क्या स्वभाव है, प्रकृति का क्या स्वभाव है। ये नहीं है कि बस उनको जो जैसा जन्म से हो गया कि शेर ऐसा करेगा, गाय ऐसा करेगा, बैल ऐसा करेगा, वो बस करते चले जाते हैं। उनको कुछ एक इंस्टिंक्ट होती है या कुछ खास मान लो ज्ञान भी होता है बहुत सीमित। मनुष्य जिज्ञासु है इस अर्थ में कि वो जानना चाहता है कि केवल अपने बारे में नहीं जानना चाहता, ये भी जानना चाहता है कि ये जो चारों तरफ फैला हुआ संसार है वो क्या है। तो इस अर्थ में साइंस का लक्ष्य है प्रेक्षण, प्रयोग और प्रमाण के साथ कुछ जानना, है ना। ऑब्जर्वेशन से जानना और एक्सपेरिमेंट से जानना, और उसके बाद एविडेंस बेस्ड उसके कोई प्रूफ हो, एविडेंस हो, उसके आधार पे निर्णय करना, है। तो इस प्रकार वो एक उसकी एक मेथोडोलॉजी भी उन्होंने धीरे धीरे डेवलप हुई, क्योंकि कैसे जानेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, और परिणाम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, इन तीनों की मेथोडोलॉजी साइंटिस्ट
ने डेवलप की, लेकिन कहीं भी केवल साइंटिस्ट ने ये निर्णय नहीं किया। निर्णय सब जगह वहां के जो प्रभावशाली लोग थे, जिन्हें आप शासक कह लीजिए, पहले यूरोप में चर्च था, उसने किया। तो एक तो ये है ना, कि साइंस जो है वो मनुष्य जीवन का जो एक विराट क्षेत्र है बुद्धि का, उस बुद्धि के एक भाग विशेष की जिज्ञासा का नाम साइंस है। क्योंकि उससे भिन्न भी जिज्ञासाएं हम देखते हैं। सबसे पहली बात, लोगों पे शासन करने की जिज्ञासा, ये तो साइंस से नहीं आई, है ना। और हम समाज में ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, चर्च सबसे अच्छा है, चर्च सबसे ऊपर है, ये तो फेथ से आया। फेथ कैसे आया? फेथ किसी ने फैलाया, वो कह दिया कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, या इस तरह से साइंस से बाहर का जो जीवन चल रहा है संपूर्ण संसार में, वो साइंस उसका एक छोटा हिस्सा है। तो साइंस जो है वो मानवीय बुद्धि की एक ऐसी विशेष जिज्ञासा, जो प्रकृति और आसपास फैले संसार को, और उसके बाद जब और विकसित हुआ तो स्वयं को जानने की उन्होंने शुरू में कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अब तो है स्वयं को भी जानने के लिए। पर उसके साधन निश्चित हैं। उसका साधन है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, और इसके बाद एविडेंस यानी साक्ष्य या प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष। तो ये है साइंस का। अब इसमें जो मॉडर्न साइंस है, जो यूरोप में विकसित हुई, उसकी अलग अलग जो शाखाएं हैं, अब तो इस समय बहुत शाखाएं हो गई। जैसे फिजिक्स है, उसका अपना एक अनुशासन है, केमिस्ट्री का अपना एक अनुशासन है, सारी ही शाखाएं हो गई ना। और उनमें सबका फिर डिवीजन हो गया कि कौन क्या देखेगा, कौन किन चीजों को देखेगा। तो एक तो ये हो गया, मतलब कि प्रोसेस भी उन्होंने ही तय की, साइंटिस्ट ने। कैसे की? जिज्ञासा से की, कहीं से देख के की, लेकिन एक प्रक्रिया तय की कि हम ऐसे ऐसे खोज करेंगे। फिर उसमें नया नया जो उनको तथ्य मिलता गया उसको किया, और फिर उससे प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट स्वयं साइंस ने तो उनको नहीं बताया। हमने अमुक अमुक सिद्धांत खोजा, इससे हम क्या उत्पादित करें, ये केवल साइंटिस्ट ने तो नहीं तय किया। प्रायः उस समाज की जिस इलाके में जहाँ के वो थे, उसकी व्यवस्था होगी, शासन होगा, उसने तय किया कि ऐसे बना के दो तो इससे अच्छा रहेगा। अकेले वैज्ञानिकों ने तय कर लिया हो कि हम बल्ब बनाएं, लाइट बनाएं, मोटर बनाएं, ऐसा देखने में नहीं आया, है ना। क्योंकि स्वयं उनके पास जब वो खोज रहे थे, तब बाकी इतने और रिसोर्सेस तो रहते नहीं है कि वो बना भी दें। तो रिसोर्सेस के लिए भी वो दूसरी समाज के दूसरे भागों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह साइंस मानव जीवन का एक विराट क्षेत्र है, उसका एक विशेष भाग है, जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, ये जो प्राकृतिक जगत है, और साथ में अब तो मानव जगत को भी उसमें शामिल कर दिया, जो अभी 100 वर्ष में हुआ है, पहले नहीं था। इनको जानना, लेकिन जानने की एक पद्धति का नाम साइंस है, कि उसको ऑब्जर्वेशन आपने किया कि नहीं, फिर उसके प्रयोग किए, प्रयोग से सिद्ध किया कि नहीं, और तर्कपूर्ण, रीजन पर आधारित, रीजन बेस्ड अगर आपका परिणाम है, तर्कपूर्ण ढंग से आपने जो निष्कर्ष दिया है वो प्रमाणों से पुष्ट होता है, तब उसे साइंस स्वीकार कर लेता है कि ये सिद्धांत सही। संक्षेप में तो यही है। अब आगे और प्रश्न करो तब बताएं। जी, आपने जैसे एक बात भी मेंशन की कि पहले से पता नहीं होता है और फिर बाद में उसका जो प्रोडक्ट है वो कई लोगों उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें एक और चीज़ मैं देखी कि कई सारे जो इन्वेंशन पढ़ते हैं कि थ्योरी तो बहुत पहले आ गई थी, उसके बाद जो वो इन्वेंशन हुआ वो कई जगह ऐसे मेंशन है कि वो एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। यानी कि हर कोई खोजकर्ता वही चीज़ को सोच के खोजने को नहीं निकला था, वो कुछ और बनाने निकला था, कुछ और ही बन गया और उसका फिर यूज़ भी हो गया। ये भी कई जगह देखा जाता है। मैं सिर्फ वेस्टर्न का या यूरोपियन वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पे ऐसा हाँ कई हाँ बार हुआ है। और हाँ जैसे क्योंकि अभी अपन ये बात कर रहे हैं तो हम लोग उत्तर दे रहे हैं कि साइंस में जितनी भी डिस्कवरी हो रही है उसका फाइनल प्रोडक्ट एक मैकेनिकल टूल है। लेकिन यही बात यदि अपन कुछ 80 या 90 साल या 100 साल पहले बात कर रहे होते वर्ल्ड वॉर के समय में, तो हम देखते हैं कि जितना भी साइंस कुछ डेवलप हुआ वो इसी गोल के साथ डेवलप हुआ कि हम इसको वेपनाइज कैसे कर सकते हैं, ये हाँ वॉर में कैसे यूज हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को अभी याद आया। फ्रिट्ज हार्सबर्ग करके एक केमिस्ट हुए जर्मन में। तो फ्रिट्ज हार्बर ने हार्बर प्रोसेस दी। हार्बर प्रोसेस से पहले वो क्लोरीन, अमोनिया और नाइट्रोजन का यूज करके, इनको पॉइजनस गैसेस का यूज करके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में
कई सारे रशियन सोल्जर को इन्होंने मारा था उस समय, और उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो नोबेल की हालांकि हम बात कर चुके हैं, तो उस विषय में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने पूरा जो साइंस था, इनका पूरा गोल ही ये था कि इसको वेपनाइज कैसे किया जाए। हम इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड में एटम बॉम्ब के उस पर भी देखते हैं। एक रेस जैसी हम्म। शुरू हो गई थी एटम बॉम्ब के लिए। तो जितने भी साइंटिस्ट थे, हाँ। चाहे वो जर्मनी में बात करें या अमेरिका में बात करें, सभी को लगा दिया गया पॉलिटिशियंस द्वारा ही कि हमें एक वेपन बनाकर दो, क्योंकि थ्योरी पहले आ चुकी थी। चाहे वो एनर्जी मास इक्वेशन हो या फिर फिजन की प्रोसेस हो, ये सब कुछ बहुत पहले बन चुका था, लेकिन कभी भी ये नहीं पता था कि इसको वेपनाइज किया जा सकता है। लेकिन जब एक थोड़ी सी वो किरण दिखी, जब फिजन वाली बात हुई कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फिजन किया जा सकता है, एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाई जा सकती है एक मास से, तो एक रेस चालू हो गई जर्मनी में भी, अमेरिका में भी। तो इसी से मेरा एक प्रश्न आता है कि साइंटिस्ट की, जो एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उसकी कोई फ्री विल नहीं है। मतलब कि जैसा कि आइंस्टाइन ने बोला था कि द गोल ऑफ साइंटिफिक परस्यूट शुड नॉट merely be to make use of the world around us, it should be to make understand it fundamentally। तो कोई व्यक्ति जो सिर्फ फंडामेंटली जानने के लिए ही सीख रहा है, चीजों को थियोरेटाइज कर रहा है, एक थ्योरी दे रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा है, तो भविष्य में जाके उसी इक्वेशन को यूज करके इतने मास डिस्ट्रक्टिव वेपन बना लिया गया एटम बॉम्ब, जिसमें आइंस्टाइन का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। लेकिन कोसा तो उसे ही जाएगा कि भाई इक्वेशन अगर ना दी होती, मास एनर्जी इक्वेशन, या फिर जो फिजन जिन्होंने बताया साइंटिस्ट, उन्होंने फिजन नहीं बताया होता, तो कभी एटम बॉम्ब बनता ही नहीं। ओपनहाइमर पर तो बाद में आते हैं कि ओपनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया और उन्होंने एटम बॉम्ब बना के दिया, वो तो इंजीनियर थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्व में जहां पर इसकी शुरुआत हुई, वो तो वो इक्वेशन से ही हुई। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या साइंटिफिक वर्ल्ड में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ये कितना सही है? क्योंकि एक आइडियल वर्ल्ड में बात करें तो वहां पर तो ऐसा होता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सही सही तो ये है कि वैज्ञानिक अपना काम करें, साइंटिस्ट अपना काम करें, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिज्म की बात करें, रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो पॉलिटिशियंस का पूरा कंट्रोल होता है, एक तरीके से हम देखें। जो भी कुछ अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ बनेगा, उससे अगर एक पॉसिबिलिटी दिखेगी, तो बिल्कुल उसको वेपनाइज किया ही जाएगा भविष्य में। आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात, रियलिज्म में तो यही होने वाला है। तो लेकिन हम हम्म। बात करें कि क्या ऐसा संभव है कि पॉलिटिक्स को अलग कर दिया जाए साइंटिफिक वर्ल्ड से? मतलब क्या ये संभव है, और क्या ऐसा होना चाहिए सबसे पहले तो? जी। इसके कई पक्ष हैं। तुम्हारे प्रश्न, जो बड़ा प्रश्न है तुम्हारा, उसमें दसों प्रश्न हैं शामिल, उनमें से कुछ के उत्तर देते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें चीजों को, संसार की चीजों को, प्राकृतिक चीजों को या मनुष्य को भी जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, उत्कट जिज्ञासा है। तो ये हुआ जिज्ञासा, एक फैक्टर हुआ ना। ऐसी जिज्ञासाएं मनुष्यों में बहुत सी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी जो व्यक्ति है, जो साइंटिस्ट अभी लें, तो साइंटिस्ट एक व्यक्ति हुआ, उसमें बहुत सारी और भी थॉट होंगी, फेथ भी हो सकता है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जो साइंस का काम करते समय साइंटिफिक माइंड से चलते हैं, फिर समय वो फेथफुल रहे अपने चर्च के प्रति या कहीं के प्रति, तो वो उस पर भी नहीं जाते हैं। मान लो कि कोई शुद्ध साइंटिस्ट आदमी है, वो केवल साइंस के लिए काम कर रहा है, तो वो उसकी उसकी एक जिज्ञासा हो गई, लेकिन वो शून्य में नहीं है, वो किसी समाज का, किसी परिवेश का, पर्यावरण का हिस्सा है। और ज्यादातर तो वो किसी एक लोकेलिटी का भी हिस्सा है। वो लोकेलिटी छोटी या बड़ी हो सकती है, मोहल्ला, राज्य, जिला अथवा नेशन स्टेट अब हो गए, है ना। वर्ल्ड का सीधे कह तो देते हैं, लेकिन वर्ल्ड की तो कोई यूनियन अभी बनी नहीं, यूनिट नहीं बनी है, कोई विश्व सरकार नहीं है, कोई विश्व समाज नहीं है। भारत में भी, भारत में तो खैर इस विषय में अज्ञान की पराकाष्ठा है। जिस नेता को देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सब वसुधैव कुटुंबकम कहते रहते हैं, लेकिन वसुधा, पृथ्वी को एक इकाई, वो लोग भी कहते हैं, पर वो बदमाशी से कहते हैं। वर्ल्ड को एक यूनिट के रूप में अभी तक तो उसका कोई काम नहीं हुआ है ना, कोई इकाई नहीं है ये विश्व। हर आदमी जो कहता है कि विश्व इकाई है, वो इस पर चाहता है कि मेरा टोटल कंट्रोल विश्व में हो, दूसरे का नहीं हो, तो वो एक अलग विषय हो गया। तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो मनुष्य हैं, और जो पहले से बना हुआ एक कोई ना कोई सिस्टम है जिसमें वो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो तो नियंत्रण उस पर करेगा ही, है ना। तो इसलिए अगर कोई समाज ऐसा आ जाए जो कि ये कहे कि साहब हम साइंटिस्ट को, हमें सचमुच जिज्ञासा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा, तथ्य को जानने की,
और हमको उसके यूज करना है या नहीं करना ये अलग से देखेंगे, लेकिन साइंटिस्ट को हम छूट देते हैं कि वो खोज करे। तो ऐसा हो सकता है, एक सीमित अर्थ में हुआ भी है, क्यों? तो लेकिन उन्होंने उस अर्थ में जिन्होंने छूट दी है अब तक रिकॉर्ड में, उन्होंने एक प्रकार से उसको मजदूर सा मान लिया साइंटिस्ट को, उसको लगा दिया, प्रेरणा दे दी, हाँ हाँ आप खोज करिए, बिल्कुल स्वतंत्र खोज करिए और चुपचाप देख रहे हैं, है ना। और जब खोज हो गई तो तय कर लिया कि इसका क्या उपयोग है। तो उस अर्थ में साइंटिस्ट को जो छूट भी दी गई है, तो वो जिन लोगों ने छूट दी उन्होंने तय किया कि इसका क्या उपयोग करेंगे, यानी मास्टर तो वो है एक स्थिति। लेकिन ये भी है कि समाज में भी हर समाज ऐसा नहीं होता कि सदा साइंस को प्रोत्साहन दे, क्योंकि आप तुम तो साइंस के विद्यार्थी हो, वैसे भी जनरल लोगों ने सुन ही लिया है, गैलीलियो से लेके सभी लोगों के नाम, कि जिसने भी साइंस में खोज करने की कोशिश की, तो जो खोज चर्च के विरुद्ध रही उसको उन्होंने भयंकर सजा दी, कुछ को मृत्युदंड दिया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को निर्वासन किया। अब ये उन्होंने जिज्ञासा से तो नहीं किया। इसका मतलब कि ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको कोई जिज्ञासा नहीं है संसार के बारे में, उनको यानी भगवान ने जो बुद्धि तत्व दिया है या प्रकृति ने जो बुद्धि तत्व दिया है मनुष्य में, उसके भरपूर या व्यापक उपयोग की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। वो किसी एक चीज को मान लेते हैं, कोई गॉड है, गॉड का एक ओनली बिगॉटन सन है, इकलौता बेटा है, या कोई पैगंबर है, अब उन्होंने मान लिया और फिर वो चाहते हैं कि इस पर कोई प्रश्न नहीं करे। ये तो है, सातवें आसमान में बैठा एक गॉड है, गॉड का एक बेटा है और हम सब उसके अनुयायी हैं और हमको बस उसी को फैलाना है और दूसरों को मार डालना है। अब ये सब तो साइंस से नहीं निकला। इसका मतलब है कि फेथ है, एक ब्लाइंड फेथ है, एक उन्माद है, सब प्रकार के लोग हैं। तो ये इस पे निर्भर करता है कि वो सोसाइटी कैसी है। जैसे यूरोप का अगर लें तो यूरोप में तो शुरू में सारे ही जो साइंटिस्ट हुए वो चर्च के विरुद्ध हुए। चर्च ने हर साइंटिस्ट को रोकने की कोशिश की, किसी को मृत्युदंड दिया, किसी को निर्वासन दिया, किसी को कुछ दिया, और उनको उसमें तालमेल बनाना पड़ा। कोई माफी मांग लिया चर्च के सामने, बहुत से ऐसे हैं, एक एक का बात करने लगेंगे तो उसी में समय चला जाएगा, है ना। तो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैज्ञानिक खोज किसी तरह जारी रखी चुपके चुपके, लेकिन माफी मांग ली चर्च से, हाँ हमसे गलती हो गई है। इसका अर्थ है कि ऐसा समाज तो कहीं कहीं होगा जहां मानवीय बुद्धि का सम्मान इतना हो कि भाई उस बुद्धि को पूरा काम करने दो। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग प्रभावी हैं किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, वो तय करते हैं कि हम इन बुद्धियों का क्या उपयोग करेंगे। तो साइंटिस्ट को भी छूट दे देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी छूट तो दी। चर्च चर्च से लड़ते हुए यूरोप जब विकसित हुआ, तो यूरोप के पहले तो केवल चर्च कंट्रोल कर रहा था साइंस को, तो वो तो भयंकर था, लगातार कंट्रोल, मैंने वो प्रतिरोध कर रहा था, रोक रहा था, कदम कदम पर रोक रहा था। हर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को चर्च ने प्रताड़ित किया और इसके बाद वो लगे रहे। तो ये मनुष्य के भीतर जो उत्कट जिज्ञासा है, जो हमारे यहाँ दर्शन में कहा जाता है, वाचस्पति मिश्र का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव। धी यानी बुद्धि का स्वभाव है तत्व पक्षपात, सत्य की ओर जाना, सत्य को जानना। तो वो साइंस के द्वारा ही प्रमाणित हुआ है, क्योंकि रिलीजन और मजहब से नहीं प्रमाणित होता। रिलीजन और मजहब वाले लोग कभी सत्य की ओर जाते नहीं दिखते, लेकिन साइंस ने सत्य की का आग्रह किया। तो फिर ये तो हुआ ही। आखिर पहले तो केवल साइंस शब्द चला, इधर उधर से नकल वकल करके उन्होंने तथाकथित इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया जो सबसे ज्यादा भारत से नकल। लेकिन जब फिर साइंस के डिवीजन हुए तो आखिर उन्होंने फिजिक्स है तो केमिस्ट्री है, उसकी उसका अनुशासन तो वो तो साइंटिस्टों ने किया ना, वो तो चर्च ने नहीं किया। तो इतनी तो छूट दी, जैसे उन्होंने फिजिक्स को अगर कहा कि भाई तुम पदार्थ की और उसकी जो भी एनर्जी है या स्पेस है इसकी जांच करो, है ना, मैटर की, एनर्जी की, स्पेस की, तो टाइम की, टाइम और स्पेस के बारे में जानो। तो ये तो साइंटिस्ट ने स्वयं कहा, बताया। तो इसका मतलब कि इतनी जिज्ञासा बाकी लोगों में भी थी। जो नए शासक जब आए, यूरोप के बात हो रही, यूरोप के वालों ने जब देखा कि दुनिया में तो बहुत ऐश्वर्य है और हमारे यहाँ तो बड़ी कंगाली है, बड़ी दरिद्रता है, तो उन्होंने कहा भाई यही लोग कुछ खोजते हैं, इनको मौका दो। तो कहा सब विषय में सोचो, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, सब खोज करो। फिर इसी प्रकार रसायनों के विषय में उत्सुकता हुई। यूरोप में तो पहले रंग ही नहीं थे, बहुत कम रंग थे। उन्होंने देखा भारत जैसे देश हैं संसार में,
अफ्रीका के भी देश हैं, उसमें तो कितने तरह के रंग हैं और वो रंग बनाए भी जाते हैं। तो फिर उनको फिर कुछ और रसायनों के प्रयोग भी देखे तो केमिस्ट्री में चले गए कि भाई ये रसायन जो अलग अलग केमिकल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके फार्मूले देखो। तो धीरे धीरे उन्होंने ये तो सुविधा दी ही, अपनी सुविधा से दी। तो जब जिसने सुविधा दी उसके मन में पहले से था यार हमको पता चल जाएगा तो इसका बिजनेस करेंगे या इसका कंट्रोल करेंगे स्टेट का, है ना। लेकिन फिर भी एक सीमित अर्थ में तो छूट दी ना कि फिजिक्स के क्षेत्र में जाओ, इतना खोज करो, केमिस्ट्री में जाओ, बायोलॉजी में जाओ, खगोल शास्त्र में दिया कि भाई तारे, पृथ्वी घूमती है या नहीं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे आकाश अंतरिक्ष इन सब की खोज करो। तो इतनी तो छूट सदा दी, ठीक है, उन्होंने किसी प्रयोजन से दी जिसने छूट दी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब खोज की, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं वो खोज करते समय, आइंस्टाइन की बात तो सही है कि वो प्रयोजन उसका कोई सामाजिक या राजनीतिक प्रयोजन क्या होगा, सामान्यतः ये खोज कर नहीं करते, वो उसमें तल्लीन होकर करते हैं तभी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो जब वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के एकाग्र निष्ठा से काम करते हैं तब वो होता है जो तुमने पहले वाले प्रश्न में कहा था, क्योंकि पहले से नहीं तय है कि हमका इसका फल निकालना है, यही निष्कर्ष। तो अक्सर बहुत नई चीजें हो जाती हैं, ढूंढते कुछ है निकल कुछ आता है, क्योंकि जो ढूंढने वाला है वो केवल ढूंढ रहा है प्रकृति के नियम, अणु के नियम, परमाणु के नियम, आकाश के नियम, ग्रह नक्षत्र के नियम, पृथ्वी के नियम, मनुष्यों के और जीवों के स्वभाव का अध्ययन। तो ये सब वो फिर केवल सत्य को जानने के लिए करता है। जब सत्य को जानने के लिए करते हैं तो अक्सर परिणाम वो हो जाता है जो आपने पहले से कल्पना की है उससे भिन्न। अब तो विज्ञान यहां भी पहुंच गया है कि जो आप परिकल्पना करते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस भी इस पे निर्भर है कि आपका प्रशिक्षण क्या हुआ है। यानी कोई वैज्ञानिक क्या परिकल्पना करेगा, क्या हाइपोथेसिस करेगा, ये डिटरमिन होता है उसके माइंडसेट से, और वो माइंडसेट आता है उसके सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से, है ना। कौन किस सभ्यता में है उसके आधार पर ही करेगा। तो चूंकि यूरोप के लोगों ने ही ज्यादातर वो किया है, तो चर्च ने उनके जीवन को नरक कर दिया था, तो उससे तो मुक्त हुए। लेकिन मूल भावना जो चर्च की थी कि कंट्रोल करो दूसरों पर, जो जीसस को नहीं मानता उसको अपने कंट्रोल में रखो, तो वो भावना जीसस हट भी गया। बहुत से नास्तिक हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक या नास्तिक नहीं भी हैं तो अपंथवादी हैं, अथीइस्ट हैं, एथीइस्ट जिसे कहते हैं। एथीइस्ट का अर्थ नास्तिक नहीं होता, कोई थियोलॉजी नहीं मानते, वो सत्य है एक परम ब्रह्म, एक सर्वव्यापी कोई सत्ता है, कोई सुपर पावर है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमको ये खोज करना। तो बहुत से वैज्ञानिक एथीइस्ट हैं, यानी नास्तिक नहीं, अपंथवादी हैं, उनका कोई थियोलॉजी नहीं है। तो उन्होंने बहुत काम किया, तो उसमें फिर उनको तथ्य नए नए पता चले। लेकिन शुरू में तो चर्च ने ये कह दिया, लेकिन चर्च के बाद जो लोग आए जिनको जिज्ञासा हुई कि अरे भाई ये तो बड़ा नरक जीवन बना रखा है चर्च ने, थोड़ा सुंदर जीवन जिए, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को कहा भाई खोज करो, खोज करो, पृथ्वी क्या है, ग्रह क्या है, आकाश क्या है, पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है। लेकिन जब उन्होंने कहा, तब जिसने कहा उसको तो कुछ पता नहीं था ना कि इसमें से क्या निकलेगा। अरे निकला होता तो वही वैज्ञानिक होता। तो वैज्ञानिकों को संसाधन दिया जिसने और छूट दी वो वैज्ञानिक नहीं थे, या तो वो पहले चर्च था, चर्च ने कोई छूट नहीं दी, इसलिए चर्च का विज्ञान के विकास में कोई योगदान नहीं है, निषेधात्मक योगदान है। चर्च विज्ञान का शत्रु है, साइंस का। चर्च इज द एनिमी ऑफ साइंस, ये सर्वविदित है यूरोप में, है ना। तो चर्च का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इसके बाद जो एनलाइटेंड यूरोपियंस हुए, दुनिया को देखकर उनमें लालसा जगी संसार में सुख से रहने की, और साथ में चर्च वाली एक स्पिरिट थी कि दूसरों पर प्रभुत्व करने की, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को काफी सुविधा दी। लेकिन साथ ही प्रभुत्व की लालसा जहां की तहां बनी हुई है। नतीजा ये है कि हर आखिर जो भी महत्वपूर्ण प्रयोग हुए हैं, तुम पहली बार में सब कह चुके हो सूत्र रूप में, हम उसी कि उसका उद्देश्य यही था कि हम दूसरों पे कंट्रोल कैसे करें, है ना। इस युद्ध में हम कैसे जीतें, उसको कैसे मारें। आप देखिए मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए है, मेडिसिन में ज्यादातर मेडिसिन की खोज जो हुई है वो सैन्य पर प्रयोजन से हुई और आर्मी के लिए हुई। और आज भी सभी यूरोप में और अमेरिका में भी जो उनका नियम है, जो उनके सिद्धांत बने हैं, उसमें यह है कि जो सबसे बढ़िया मेडिसिन होंगी, सबसे बढ़िया औषधियां होंगी, वो सबसे पहले केवल शासकों को और सेना को जाएंगी। आज भी है, ये चल रहा है। भारत के लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, पर भारत में भी यही है।
बेस्ट मेडिसिन सबसे पहले आर्मी में जाती, सेना में जाती है ना। उसके बाद जो बचता है वो बाकी जो रॉयल क्लासेस के अतिरिक्त जो बाकी एक क्लास है जिसको आप थोड़ा संपन्न वर्ग कहते हैं, उसको सुलभ होती है। इसके बाद एक मिडिल क्लास को जाती है, और जो बिल्कुल ही चौथे स्तर की दवाएं हैं वो जाती हैं साधारण लोगों के लिए। वो अब जाने लगी, पहले तो साधारण लोगों को वो दवा देते ही नहीं थे। तो इस प्रकार सारी ही खोजें जो साइंस ने की हैं वो अपने क्षेत्र, अपने अपने समाज के राजनेताओं या संपन्न लोगों, अथॉरिटीज के कहने पर की हैं, और उसका प्रयोजन यही रहा है कि हमारा पक्ष बलशाली हो। लेकिन चूंकि खोज कहाँ की गई है, खोज तो किसी पक्ष में नहीं की गई है, खोज तो पृथ्वी में की गई है, आकाश में की गई है। तो पृथ्वी तो किसी का नहीं है ना, कि पृथ्वी ने तो ये नहीं कहा कि मैं इस चर्च को मानती हूँ, मैं तो कैथोलिक हूँ, मैं तो प्रोटेस्टेंट हूँ, या मैं तो हिंदू हूँ, या मैं तो मुसलमान हूँ। पृथ्वी नहीं कहती। तो पृथ्वी जो तथ्य बताएगी वो तो यूनिवर्सल होगा। इसलिए उन खोजों का यूनिवर्सल प्रयोग संभव है, क्योंकि उसके जो नियम आएंगे वो यूनिवर्सल हैं। वहां तो कोई वो, किसी पृथ्वी ने ये नहीं कहा है कि मैं तो पोप के अधीन रहूंगी, हाँ, या हिंदू शंकराचार्य के अधीन रहूंगी। तो पृथ्वी है, अपना काम कर रही है, इनसे बड़ी है। जितने भी रिलीजियस हेड्स हैं या पंथ हैं, संप्रदाय हैं, राजनेता हैं, इनसे बहुत बड़ी पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी जो बता, पृथ्वी की खोज से, आकाश की खोज से, पदार्थ वस्तु जगत की खोज से जो भी सत्य मिलता है वो यूनिवर्सल होता है। तो इस अर्थ में वो बड़े काम का है। लेकिन उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो ऐसी कोई व्यवस्था आज तक छोटी चीजों में है, जैसे संगीत। जैसे मान लीजिए आपने ये, पहले तो माइक्रोफोन वगैरह आया, या ये टेलीवो आया, जो छोटे छोटे ग्रामोफोन आए, है ना। फिर और संगीत का बढ़ता गया, तो वो तो सबके लिए ग्रामोफोन, सबको जिसके पास साधन थे, पैसे थे, सुलभ हो गया। फिर अब तो मोबाइल में ही गाना आ गया है, तो उसका तो रिक्शे वाले भी सुनते हैं संगीत। तो वो संगीत जो पहले एक रॉयल फैमिली और रॉयल क्लास सुनती थी, अब वो सब्जी बेचने वाली बाई और रिक्शा चलाने वाला, खेत में कोई काम कर रहा मजदूर, सब सुन सकते हैं। तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन अपने आप हो जाता है। जब उसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं कि अमुक अमुक स्तर का संगीत, बीथोवेन का तो हमारा जो रॉयल क्लास है, सुपर क्लास है, वही सुनेगा, है ना। शास्त्रीय संगीत में भी यही है कि सबको तो शास्त्रीय संगीत जितना जब प्रसारित हो जाएगा तब मिलेगा। लेकिन फिर अब उसमें हमारे यहाँ तो खैर ये करते हैं कि भाई आमने सामने जिनको बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाएंगे उसका आनंद अलग है। लेकिन यूरोप में तो क्लासिफिकेशन है किसका, जो टॉप के म्यूजिशियंस हैं उनका म्यूजिक तो जनसाधारण को आज भी सुलभ नहीं है। तो क्योंकि वो एक सीमित ऑडियंस में ही प्राय प्रस्तुत होता है। तो लेकिन उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है साइंस का, तो है। और उसका कारण साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उसका कारण संसार है। इसका अर्थ है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि संसार तो यूनिवर्सल लॉ से, सार्वभौम नियमों से चल रहा है। संसार के कोई भी नियम किसी कल्चर स्पेसिफिक, नेशन स्पेसिफिक, है ना, या ह्यूमन ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है, ये सार्वभौम है। तो हमारे यहाँ पहले से कहते रहे हैं कि ये जो पृथ्वी के संसार को चलाने वाले नियम है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। तो साइंस भी अब उसी तरफ बढ़ता है। लेकिन साइंस से कोई समाज बेहतर बना हो ये तो नहीं देखा गया। तो जो कहते हैं सुख, किसको सुख, साइंस के द्वारा सुखमय जीवन होगा, तो ये तो वही है। जब पहले बहुत कंगले थे, भिखमंगे थे यूरोप वाले, और भेड़ों का पालन भी ठीक से नहीं जानते थे, तो ऊन के कपड़े थोड़े थोड़े बनते थे, तो केवल रॉयल फैमिलीज और कुछ प्रीस्ट के पास ऊनी कपड़े रहते थे। बाकी जो उनके कृपा पात्र हैं, इनके पास मान लो 4, 6, 10 जोड़ी या 20 जोड़ी हो गई, तो कृपा पात्र को वर्ष में एक एक जोड़ी 10 जन को दे दी। तो उनके बाद का जो क्लास है उसको एक वर्ष भर के लिए केवल एक जोड़ी मिलती थी, उसी में न नहाना, न धोना, टट्टी पेशाब सब लगा रहता था, के लिए जिन्हें अपने वीडियो में बड़े अच्छे से बताया है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, उससे नीचे के लोग जो है वो कहीं छाल पहन रहे हैं, कहीं पत्ते से पूछ रहे हैं, ऐसे ही काम चला रहे थे। तो हायरार्की वही की वही है। पहले उनके पास, कुछ के पास ऊनी कपड़ा रहता था 20, उससे बाद वाली श्रेणी के पास एक, उसके बाद उसकी उतरन टूटी फूटी पुरानी, और उसके बाद और नीचे आ गए पत्ते और छाल। ये तो अभी अभी तक था, 16वीं 17वीं शताब्दी तक यूरोप में था। अब क्या है, ऐश्वर्य बहुत आ गया है साइंस के द्वारा, लेकिन उसका डिवीजन तो जहां का तहां है। सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं तो अभी भी अपर क्लास जिसे वो लोग कहते हैं उन्हीं के पास जाती। साइंस की खोज का भी
जो लाभ है, जैसे उन्होंने कहा ना जीवन को सुखमय बनाना, तो यूरोप वालों की ये विशेषता है कि जो वो अपने एक संकीर्ण के लिए करते हैं उसे सार्वभौम बता देते हैं। तो वो किसका जीवन सुखमय बनाना, संपन्न लोगों का जीवन और सुखमय बनाना। लेकिन चूंकि उससे इतने सिद्धांत निकले कि तलछट में भी कुछ चला ही जाता है, तो लोग उससे भी, जो नीचे के लोग हैं वो भी खुश हैं, भाई पहले से तो अच्छा ही है ना, हर एक को कपड़े मिल रहे हैं, चाहे आप वो कृत्रिम धागों के ही कपड़े हों। लेकिन अब कृत्रिम धागे के कपड़े गांव-गांव की स्त्रियां पहन रही हैं, कई बार तो देखने में लगता है वाह वाह क्या अभिजात वस्त्र पहने हुए हैं। तो लाभ तो मिला। तो साइंस का काम जीवन को सुखमय बनाना है, ये एक फ्रेज है, मुहावरा है, ये सत्य नहीं है। साइंस का काम व्यवहार में, जैसे वो खुद कहते हैं कि प्रेक्षण करो, प्रयोग करो और परिणाम प्रमाण के आधार पर देखो। ये तो स्वयं साइंस का है ना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और फिर इसके बाद एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग। अच्छा, तो अगर आप इस तरह से ऑब्जर्वेशन करें साइंस से क्या क्या हुआ है, और प्रयोग में भी देखें कि अगल बगल किसको मिला है किसको नहीं, क्लासिफाई करके, और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग करें, तो पता चलेगा कि साइंस ने मानव समाज को दिया है, ये कहना सत्य नहीं है। मानव समाज का जीवन सुखमय बनाया है ऐसा नहीं है, संपन्न लोगों का जीवन बहुत सुखमय बनाया है। फिर उनके नियंत्रण के कारण उसके बाद वालों को थोड़ा उसका सुख का लाभ मिला है, और सबसे निचले वर्ग को और कम सुख का। मानव समाज नाम की कोई चीज साइंस के द्वारा तो विकसित नहीं हुई, जबकि साइंस का जो नियम है वो यूनिवर्सल है। ये वो है ना इसका अंतर्विरोध, कॉन्ट्रोडिक्शन। साइंस जो भी नियम देता है वो यूनिवर्सल है, लेकिन परिणाम ये मिलता है ऑब्जर्वेशन से भी, आसपास देख के, प्रयोग से भी, एविडेंस से भी, कि उसके परिणाम यूनिवर्सल नहीं है। परिणाम तो वही है, हायरार्की वही है, जो शीर्ष लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सुख और आनंद मिला है, उसके बाद वाले जो हैं उनको उससे कम मिला है, और निचले लोगों को तलछट का कुछ मिला है ना, जैसे दवाओं का भी है, जैसे संसाधनों का भी है। इससे भी बड़ी बात यह है, केवल सुख नहीं है इनका। अगर सुख होता तो इतनी, साइंस का सबसे ज्यादा हिस्सा तो वार के लिए, युद्ध के लिए लगा है। युद्ध तो सुख के लिए नहीं है ना, युद्ध तो दूसरे का नाश के लिए, यानी ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, मैं ही सारा सुख भोगूं और दूसरा सामान्य सुख भी नहीं भोग पाए। साइंस का ये वही उपयोग हुआ है जो पहले बिना साइंस के था। मानव जाति की दृष्टि से साइंस ने लोगों की चेतना को उन्नत नहीं बनाया है, क्योंकि साइंस का लाभ जो नेशंस हैं, जो लोग बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पैसा देते हैं, साधन देते हैं, संसाधन देते हैं, वो फिर उसका लाभ अपनी विजय, शत्रु की पराजय के लिए देते हैं। इसका मतलब आपको इन्हीं मानव समूहों से ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर भाव है, और उसको आप कुचल डालना चाहते हैं, साइंस इसके काम आ रहा है। तो वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, नियंत्रण, इन सब के लिए साइंस आ रहा है। साइंस का प्रयोग केवल सुखी बनाने के लिए हो रहा है, ये झूठ हो गया ना। साइंस का प्रयोग वैर विरोध के लिए हो रहा है, साइंस का प्रयोग किसी को भी शत्रु मान लो उसके विनाश के लिए हो रहा है, साइंस का प्रयोग केवल अपने अहंकार की हमारे पास ये है। साइंस के द्वारा मानव जीवन बेहतर इस अर्थ में हुआ है कि प्रकृति के नियम जान के रिसोर्सेज मिल गए हैं उनको, खासतौर से जो बिल्कुल कंगले भिखमंगे थे यूरोप के लोग, और हम बाकी लोगों को भी कुछ मिले हैं क्योंकि पुराना इन्होंने नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके द्वारा मानव चेतना विकसित नहीं हुई है। मानव चेतना तो किसी अन्य उपाय से ही विकसित होगी, यही कहना। जी, क्योंकि अब हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट की बात कर चुके हैं साइंटिफिक वर्ल्ड की, तो उसी में मेरा अगला प्रश्न थोड़ा एथिक्स से आता है कि एथिकल लेवल पर बात करें तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो, मैं वर्ल्ड वॉर नहीं कहूँगा, जैसा कि दीदी कहती हैं कि यूरोपियन वॉर, तो चाहे पहला यूरोपियन वॉर हो या सेकंड यूरोपियन वॉर है, उसमें जितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ उसका वेपनाइजेशन किया गया। लेकिन यदि हम आज बैठ के थोड़ा-सा देखें तो वहाँ एथिक्स का ये प्रश्न आता है कि गलती किसकी थी? जैसे कि एटम बॉम्ब के समय की एटॉमिक बॉम्ब का जो वो पूरा समय था 1 डेढ़ साल का, जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ, उसमें कई सारी डेवलपमेंट हुई, उसको पढ़ने में भी मुझे बड़ा आनंद आता है कि जर्मनी में कुछ चल रहा था, अमेरिका में कुछ चल रहा था। तो एथिकल लेवल पर वहाँ देखें तो जर्मनी में यहाँ पर हाइजेनबर्ग है
और भी कई सारे उनकी टीम लगी हुई है, जिसमें नाज़ी जर्मनी ने उन्हें लगाया हुआ है। अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। सभी लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि एक एटम बम बनाया जाए, और एक रेस हम्म, थी, जो पहले पहुँच गया, जिसने पहले बना लिया वो जीत जाएगा, क्योंकि उसकी पावर पता थी। हम्म, वहीं हाइजेनबर्ग का जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बोल दिया था ऐसा बॉम्ब बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा यूरेनियम चाहिए होगा, जो कि मेनली संभव नहीं है। हम जो रिएक्शन होगी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फिर वो थोड़ा और ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगा, कि फिर वो पूरा एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा कुछ। मैं बहुत मोटे मोटे रूप में बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं था वो, और बहुत ज्यादा उसमें तो डिटेल है। मोटी बातें हो पाएंगी, 1 घंटे में मोटी जी जी बात जी भी हो जाए तो बहुत। हम्म, जी 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 उसी जगह वहां पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में देखें तो ओपनहाइमर है और उसकी टीम है, वहां पर वो लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा आर्मी के द्वारा कंट्रोल्ड है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, वो लोग बॉम्ब बना लेते हैं, और वही हाइजेनबर्ग जो है वो नहीं बना पाता है। लेकिन हाइजेनबर्ग अंडर कस्टडी होता है यूके आर्मी की, और उसके बाद जब ये वॉर खत्म हो गया, यानी कि जब यूएसए ने, अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद एक प्रकरण आता है, हाइजेनबर्ग की बुक में है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ, या फिर शायद श्रोडिंजर की बुक में है। वो वहां लिखते हैं कि जब ये वॉर खत्म हो गया और उनको बोला गया हाइजेनबर्ग को कि एटम बम बना लिया, तो प्रश्न आया कि कैसे बनाया होगा। तब हाइजेनबर्ग ने ये हम्म, बात बोली थी, उस बुक के, मैं उस बुक से कोट कर रहा हूँ, ये मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ। बुक में ऐसा था कि हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि गेट मी अ पेन एंड अ पेपर एंड आई विल टेल यू हाउ दे एक्चुअली डिड इट, यानी कि उन्हें पता था कि एक्चुअली कैसे है। तो इस बात से ये समझ आया कि इतने समय से शायद हाइजेनबर्ग नहीं चाहते थे कि नाजी जर्मनी के पास एटम बम जैसी कोई चीज हो। लेकिन वहीं फिर हम थोड़ा अमेरिका की साइड आए तो ओपनहाइमर उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रॉमा स्ट्रक हो गए थे एटम बम गिरने के बाद, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ ऐसा बना दिया है। बट जब वो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, ट्रूमैन से, तो ट्रूमैन एक बात बोलते हैं कि दुनिया तुम्हें याद नहीं रखेगी एटम बम बनाने के लिए, दुनिया मुझे याद रखेगी कि आई वॉज द प्रेसिडेंट जिन्होंने एटम बम गिराया। तो वहीं से मेरा फिर वो एथिक्स का प्रश्न आया कि फिर हम किसकी गलती माने, क्या वो एल्बर्ट आइंस्टीन की गलती जिन्होंने एनर्जी मास इक्वेशन बनाई, या फिर जो फिजन जिन्होंने एक्सप्लेन किया उनकी गलती, या मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा जिन्होंने डायरेक्ट किया उनकी गलती, या मतलब बहुत सारे इसमें लोग आते हैं, या फिर जिसने बॉम्ब गिराया ट्रूमैन, वो प्रेसिडेंट, उसकी गलती। तो एथिकल लेवल पे ये सब कुछ जो हुआ, इसमें गलती किसकी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये अभी का जो साइके है, इस जो भारत में भी यूरोप की नकल में चल गया है, उसको बहुत अच्छे से उद्घाटित करता है। इसमें ये जो भ्रम है जो क्रिश्चियंस ने फैला रखा है, और इस समय भारत के शासकों ने भी मान लिया है, इंडिविजुअल को यूनिट मान लिया है, व्यक्ति कोई इकाई है। व्यक्ति तो स्वतंत्र इकाई है ही नहीं, है ना। और ऐसे जो बड़े निर्णय होते हैं, बड़े निर्णय तो बनाना, फिर उसका इस्तेमाल, ये सारे निर्णय तो सामूहिक माने जाएंगे। यानी जो सोसाइटी है, सबसे पहला वो अनैतिक है जो ऐसे लोगों को शासक चुनती है। फिर संपूर्ण शासक मंडल, शासक समूह, जिसकी सारी हायरार्कीज हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी की, वो जिम्मेदार है। वैज्ञानिक भी जिम्मेदार है। न तो वैज्ञानिक ये कह सकता कि हम जिम्मेदार नहीं है। हाइजेनबर्ग वाली बात सही है कि उनको लगा कि ये नाजियों को नहीं जाए, तो उतनी उनमें नैतिक, व्यक्ति में नैतिक चेतना कई बार रह जाती है अपने समाज के से हटकर भी, तो वो अपवाद है। लेकिन वैसे तो इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार होते ही नहीं है। उसने कहा कि लोग मुझे याद रखेंगे, वो उसका अहंकार था। और वैसा है भी नहीं कि लोग केवल उसको याद करते हो। आज भी यही करते हैं ना कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, तो पूरी अमेरिकन सोसाइटी को याद करते हैं, जो ठीक करते हैं। पूरा समाज जिम्मेदार है। वो समाज जो विध्वंस की इस दिशा में जाता है, भयावह विध्वंस की, क्रूरता की, नृशंसता की, अपने अपने स्तर पर उसमें सभी का योगदान होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर वालों का अधिक, बीच वालों का कम। वैज्ञानिक का सीमित योगदान होता है। वैज्ञानिक मुख्यतः तो निर्णय लेता नहीं है, तो जिनके हाथ में निर्णय है उनका योगदान होता है। लेकिन शेष समाज उसके पीछे खड़ा है तो उसका भी योगदान होता है। तो नैतिकता कभी भी केवल व्यक्तिगत नहीं होती। नैतिकता का जो मुख्य आधार है, मुख्य प्रवाह है, वो व्यापक होता है, समाजगत होता है ना। उसे आजकल वो लोग कल्चर स्पेसिफिक कहते हैं, अपन तो कल्चर तो मतलब समाज या लोक, जो भी कह लें, उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं। लोक है, जन है, समाज। वहां पे नैतिकता होती है। नीति के आधार, अकेला व्यक्ति क्या नैतिक होगा? अगर वो अकेला खड़ा कर दो तो क्या, उसे नैतिक करने को कुछ है ही नहीं है।
न किसी पे करुणा करना है, न चोरी करनी है जब तुम अकेले खड़े हो। तो नैतिकता तो प्रारंभ ही विस्तार से होती है ना, सामूहिक से। सारे नैतिक प्रश्न कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक होते हैं, और किस समाज में कौन सी नैतिक मान्यताएं और प्रतिमान प्रचलित हैं इस पर निर्भर होता है। तो यूरोप का संपूर्ण समाज उन सब अनैतिक प्रयोगों के लिए जिम्मेदार है जो कि विज्ञान के द्वारा किए जा रहे हैं। और पुरुषार्थ, हमारे यहाँ तो जीवन को विविधता में देखते हैं, और साथ ही उसके पुरुषार्थ की प्रशंसा भी करनी होगी कि भाई पहले तो ये भिखमंगे कंगले ही थे, फिर इन्होंने पुरुषार्थ से इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया, इतनी संपन्नता प्राप्त की। हालांकि उस संपन्नता में दूसरों की लूट भी बहुत है, तो अनैतिकता भी बहुत है। अधिकांश संपन्नता जो है वो हिंसा और अनैतिकता, क्रूरता और नृशंसता से आई है यूरोप में। तो ऐसा है, नैतिक कोई व्यक्ति नहीं होता कि वैज्ञानिक नैतिक है कि शासक कौन नैतिक रूप से जिम्मेदार। ये इन्होंने झूठे प्रश्न खड़े करना इनकी यूरोप वालों की विशेषता है। हर विषय में, खासतौर से ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में नकली प्रश्न खड़े करते हैं। व्यक्ति कोई ऐसी इकाई नहीं है, उसके व्यक्ति के स्तर पर तो नीति होती ही नहीं है ना। भाई मान लो मैं अकेला हूं, तो मैं किसको तो दान दूंगा, किस पे दया करूंगा और किसकी चोरी करूंगा। तो नैतिकता सदा सामाजिक व्यापक होती है, समष्टिगत होती है, और वो कल्चर स्पेसिफिक या नेशन स्पेसिफिक होती है। जी, हालाँकि इसी ये सब हाँ। कुछ जो हमने बात की साइंस के पर्सपेक्टिव से, यही थोड़ा-सा भारतीय दृष्टिकोण पर भी बात करना मैं चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस पर एक अलग वीडियो में हम बात कर लें। तो क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। जी, अभी ये अभी आज कर यूरोपियन सकते जी, ये हैं। यूरोपियन माइंडसेट से हो गया। हम उसे एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे उन सभी प्रश्नों को। नहीं, एक बात जी, पहले उस पर चर्चा कर लें कि जी, ये जी। खास बात है कि वैज्ञानिकों ने जो खोजें की हैं, उसके अनुसार यूरोपीय समाज जितना उसको सुविधा थी, यानी यूरोप के शासकों को जो चीज उनको अपने काम में लगी उस तो कर लिया, और जो उससे भिन्न निकला वो नहीं किया। जैसे तुम जानते ही हो थर्मोडायनामिक्स वगैरह के जो सिद्धांत हैं, न्यू फिजिक्स जिसे कहते हैं, है ना, या ये पता चले कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो वेव पार्टिकल्स भी हैं, या सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे संसार का संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है। इसके अनुसार कोई सिद्धांत नहीं बना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, चाहे वो फ्रिट्ज़ोफ काप्रा हो, चाहे हेजल हेंडरसन हो, रूपर्ट शेल्ड्रिक हो, इन लोगों ने बार बार कहा है कि ये जो पुरानी राजनीतिक संरचनाएं हैं, ये तो जो न्यूटोनियन मॉडल था जिसमें केवल इतनी समझ थी कि संसार एक मैकेनिक, एक यंत्रवत है और यंत्रवत नियम लागू होते हैं, उस पर आधारित है। जिस पर हम कई बार और चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने देखा कि प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक है वो प्रयोग करता है तो मासेस को ट्रांसफॉर्म करता है ना। तो और कई बार उसमें कैटेलिटिक एजेंट भी डालते हैं। तो इन्होंने उसके आधार पे सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में ये बना दिया कि जो आइडियालॉग है, पार्टी आइडियालॉग, विचारक, इसी आइडियालॉग शब्द इन्होंने इनका ही है जो भारत में भी बड़ा चला है। हमारे यहाँ तो विचारक शब्द था नहीं, मनीषी, विद्वान, पंडित, प्रज्ञावान, ये सब थे। तो उन्होंने कहा कि जो आइडियालॉग है वो समझ लो वो भी साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, और ये जो मासेस हैं वो हमारे समाज के सभी लोग, आम आदमी शब्द चला है, ये वहीं की नकल है मासेस की, बहुत ही गंदा शब्द है। हमारे यहाँ किसी को आम आदमी नहीं मानते, हर व्यक्ति विशिष्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये मासेस यानी जो समाज के लोग हैं वो मासेस है। मासेस मतलब एक थाली में जैसे राई के दाने भरे पड़े हैं, ऐसे, यानी मनुष्य के प्रति बहुत हिकारत है इस विचार में। और फिर मासेस को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जरिए ट्रांसफॉर्म कर देंगे, है ना, कैटेलिटिक एजेंट। पार्टी के वर्कर जो है वो कैटेलिटिक एजेंट है। आज संसार भर की राजनीति इसी तरह चल रही है, अभी तक भारत में भी यही चल रही है। इसीलिए पार्टियों का बड़ा महत्व है। फलानी पार्टी है, फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता किसी नैतिक नियम के अधीन नहीं है, पार्टी बॉस और पार्टी के अनुशासन के अधीन। ये स्वयं में एक अनैतिक विचार है। सार्वभौम जीवन मूल्यों के आधार पर कार्यकर्ता काम करें, ये भारत में भी अब इस समय राजनीति में नहीं है। हमारा पार्टी का अनुशासन, अरे भाई तो तुम यूनिवर्सल अनुशासन, सार्वभौम अनुशासन जो शास्त्रों में कहा है, सत्य, अहिंसा, है ना, अपरिग्रह, संयम, ये चलते हो? नहीं, हम नहीं चलते। हम तो पार्टी है, फलाना आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी है, समाजवादी है, राष्ट्रवादी है, ये सब यूरोपियन शब्द है। तो एक थॉट है, उसकी डिसिप्लिन में है। तो अभी भी वो न्यूटोनियन मॉडल का जो थॉट था वहीं पे सारे विश्व की राजनीति चल रही है, सारे विश्व की। उसके साथ पर्यावरण आंदोलन आ गया, जो कि पर्यावरण विनष्ट होता दिखा, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी बास कौन है? तो पॉलिटिकल आइडियालॉग है, जो अपने को आइडियालॉग यानी दी साइंटिस्ट मानता है, और वो पूरी सोसाइटी को
बदल देगा। यहाँ तो फिल्में उसी उत्साह में लोगों ने बना दी, समाज को बदल डालो, समाज नया समाज बनाना है, नई रोशनी लाना, सब गंदी बातें हैं। और इसको बड़े उत्साह से कहा, तुम क्यों नया समाज बनाओगे, नेताजी के विचार के अनुरूप बनाओगे, नेहरू के विचार के, अब कोई मोदी का विचार कह देगा। तो वैज्ञानिक चेतना जो सिद्धांत जैसे रूप में प्राप्त हुई। हम्म, बोलो बोलो। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर ये सब कुछ बिल्ड किया, तो उनको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को तो अब पीछे छोड़ा जा चुका है। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अब अभी ऐसा तक बोलते छोड़ा हैं कि जा ये सकता है, अधूरा है, ये अधूरा यही है। तो अब बात है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है जिसमें अब वो कॉन्शियसनेस को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से तो अब समझा ही नहीं जा सकता है अपने जो प्रकृति बोले जैसे, इसलिए बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल। में घुस रहे हैं। इसमें विज्ञान साइंस में तो ये लोग तरक्की कर गए, ये बहुत जल्दी समझ गए कि हाँ इसके इतर भी चीजें हैं, ये पूरा सत्य नहीं है। बिल्कुल लेकिन इसके बेसिस पर जो ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल चीजों में ये जो बिल्ड किया गया, इनमें ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर भी वही सुधार होने की आवश्यकता, ये भी संपूर्ण सत्य नहीं है, जैसा कि नहीं, साइंटिफिक वर्ल्ड में ये चीज समझ में आ गई थी। जी। यही तो समस्या, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इनमें तो ऐसी कोई समझ ही नहीं आई। तो समझ का मामला नहीं है, सुन तो पढ़ दिया भी लेते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। इसके बाद इनका अहंकार है। तो मनुष्य जो है अहंकार वश, राजनीतिक अहंकार, नियंत्रण का अहंकार, सोचते हैं वो सब गड़बड़ा जाएगा। अगर हम सब मनुष्य में चेतना मान लेंगे तो पार्टी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। हर वोटिंग राइट तो सबको दे दिया है, वोट दो, लेकिन डिसीजन कौन करता है, टॉप के लोग। भाई डिसीजन भी सबसे पूछ के करो, है ना। जो हमारे यहाँ नेटवर्किंग थी वो उस आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार भारत में शुरू से रहा। जैसे पंचायत है, गांव की पंचायत है, खाप है, मतलब उस स्तर पर निर्णय करो। सबके बुद्धि है, सबके ज्ञान है, सबकी अपनी परंपराएं हैं, श्रेणी। वो तो नहीं ला रहे हैं ना, भारत के शासक भी नहीं ला रहे हैं। तो विज्ञान से जो चेतना प्राप्त होती है उसका कोई भी उपयोग अभी के विश्व व्यवस्था में तो नहीं किया जा रहा है। तो ये भी जानना चाहिए कि विज्ञान जो है केवल यूज की चीज है नेताओं के, कि उसके जो परिणाम हमारे पक्ष में जो जाएंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। उसके सिद्धांत का जो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, उसको सुनते तो सब हैं कान में, कि पढ़ते तो है ही हैं, लेकिन उसको व्यवहार में कोई नहीं ला रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी विश्व का कोई भी राष्ट्र का राष्ट्रपति वो तो सारी साइंस के सिद्धांत पढ़ता ही है ना। चाहे वो रिलेटिविटी थियोरी हो, चाहे जो भी केओस थियोरी हो, चाहे ये वे हर हर कण में चेतना है, तरंग कणिकाएं चेतन है, सभी कुछ तो पढ़ते हैं। गाया थीसिस उन्होंने लिखी, कई तरह के सिद्धांत आए कि कण कण परस्पर संबंधित है, चेतन है। और ये तो आ ही गया है कि आप कितना भी बड़ा तानाशाह हो, सबसे बड़ा प्रमाण तो सोवियत संघ है कि एक एक व्यक्ति की जासूसी हो रही थी, सारा विज्ञान के सारे उपकरणों के उपयोग की। तुम अकेले में पति और पत्नी भी अगर लेनिन और स्टालिन की निंदा करेंगे तो पुलिस पहुंच जाएगी और उसको कंसंट्रेशन कैंप ले जाएगी। वो ध्वस्त हो गए। यानी मनुष्य के भीतर जो हृदय में स्पेस है, इनर स्पेस है, उसको बड़े से बड़ा तानाशाह कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो सिद्ध हो गया ना। साइंस का जो सिद्धांत था चेतना के स्तर पर, वो व्यवहार में, राजनीति में सिद्ध हो गया। सोवियत संघ विकसित है, चीन लड़खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक रचना मिल बैठ के करें, इसकी बात तो कभी कभी करते हैं वर्ल्ड लीडर, लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो इसका मतलब विज्ञान की चेतना बाकी व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों को भी प्रेरणा दे, ये आवश्यक नहीं है। उनका अहंकार, उनकी लिप्सा, उनकी लालसा, उससे समाज चलता है। इसमें असल में मेरे को एक और पॉइंट अभी क्लिक किया कि जैसे जितना भी ये सब कुछ जो पॉलिटिकल ढांचा है वो कहीं ना कहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के समय से का ही आ रहा है। और इसका एक कारण मुझे जो हल्का सा स्ट्राइक किया है कि आप देखिए स्कूल में बच्चा 12th तक भी आ गया है तो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पढ़ रहा है। 12th में आके थोड़ा बहुत वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ता है, वो भी बहुत छोटा सा, जो जब तक खुद से जिज्ञासु नहीं है वो व्यक्ति खुद से नहीं पढ़ेगा। आपको जो ग्रेविटी न्यूटन की पढ़ाई जा रही है वो वही पढ़ाई जा रही है, आपको जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ऐसे हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री में आपको वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड के समय की चीजें ही पढ़ाते आ रहे हैं, या कार्ल मार्क्स की चीजें ही पढ़ाते आ रहे हैं। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है उसमें जो किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से तो बाहर आ चुकी है साइंटिफिक वर्ल्ड, तो वो जो नई चीजें वो बताई नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो एक जो थॉट प्रोसेस है वो भी किसी का वो डेवलप नहीं हो पा रहा बच्चों का, कि इसके इतर भी मतलब चीजें अच्छी सोची जा सकती हैं, इसके अलावा भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है जो समझ में आया मुझे आपकी बात से। बिल्कुल सही, यही तो है ना।
इसका मतलब भाषण तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सचमुच चेतना संपन्न बनाना, ज्ञान संपन्न बनाना, ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट हैं, इनके जो रूलर्स हैं, इनका प्रयोजन नहीं। एक आज्ञाकारी नागरिक बनाना, ये इन सबका प्रयोजन है। हमसे कंट्रोल रहे, है ना, वो एक समस्या। तो साइंस में, लेकिन वो रह नहीं पाएगा, इसीलिए जगह जगह अराजकता हो रही है, मनमानी हो रही, क्योंकि साइंस ही बताता है कि ऐसा कंट्रोल संभव नहीं है। केयास थियरी जो कहें, कुछ भी कह लें, तो जितना ही आप इस तरह से नियंत्रण का प्रयास करेंगे, वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका तो भारतीय ही है, जो अलग अलग स्तरों पर पंचायत है, अलग अलग स्तरों पर अधिकार का विभाजन है और परस्परता भी है। पर वो कब होगा भारत में पता नहीं। भारत अगर लीड लेगा तो दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन अभी तो भारत में भी न्यूटोनियन मॉडल ही चल रहा है पॉलिटिक्स का। तो विज्ञान ने इतनी प्रगति भी की है, तो व्यवस्था को चलाने वाले हमारे राजनीतिक लोग और अन्य लोग भी क्यों नहीं दबाव डालते। आखिर वैज्ञानिकों के पास या तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो विज्ञान के को पढ़े लिखे नागरिक हैं, उनको कहना चाहिए भाई ये तुम कौन सी राजनीति चला रहे हो, ये तो न्यूटन के मैकेनिकल सिद्धांत से चल रही है, इसको बंद करो, बदलो राजनीति। मैं तो खैर दिन रात यही कहता हूँ। लेकिन भारत में इतने सारे लोग विज्ञान के पढ़ने वाले हैं, जिनको पता है कि अब विज्ञान की नवीनतम स्थापनाएं और खोजें क्या क्या हो चुकी हैं, उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि राजनेताओं को क्वेश्चन करें कि आप ये सड़ी गली 19वीं शताब्दी की पॉलिटिक्स, 20वीं शताब्दी के आरंभ की पॉलिटिक्स क्यों चला रहे हो, ये तो न्यूटोनियन मैकेनिकल मॉडल है। लेकिन कोई कहता ही नहीं है। इसका मतलब कि विज्ञान ने जो खोज की भी है, उसका आग्रह करने वाले नागरिक भी नहीं। तो उन नागरिकों का भी तो कर्तव्य है। विज्ञान ने तो आपको बहुत से प्रकाश दे दिए, जैसे कि भारत के ऋषियों मुनियों ने बहुत सा प्रकाश दे दिया, लेकिन प्रकाश देने से कुछ नहीं होता ना, उसको कोई मानने वाला, स्वीकार करने वाला, आग्रह करने वाला होना चाहिए। तो जी, ठीक है। आज की कई सारे प्रश्न मेरी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हम कंक्लूड कर सकते हैं इस वीडियो को। सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि यदि इस विषय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में ले सकते हैं यदि आपका कोई इस विषय से रिलेटेड प्रश्न हुआ तो। तो जी गुरुजी, जयकारा किया जाए। ठीक है। जी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश अधर्म हो, का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सबका नमः कल्याण हो। पार्वती पतये, हर हर महादेव।